गवर्नमेंट के द्वारा आईसीएमआर का रिकमेंडेशन है कि केवल क्वारंटाइन ही स्पर्म यूज़ किया जाए और इसके लिए सीमेन फ्रीजिंग के बिना ये संभव नहीं है। आईयूआई का प्रोसेस हो उसमें भी हम लोग सीमेन फ्रोजन सीमेन हस्बैंड का यूज़ कर सकते हैं। इक्सी अगर करना हो, हस्बैंड वहाँ पे नहीं है, बाहर रह रहा है, तो उसको उस समय भी हम लोग इस सीमेन को निकाल के उसके द्वारा इक्सी कर सकते हैं, इमसी कर सकते हैं। सीमेन एक बार फ्रीज करने पे वो 10 साल तक भी प्रिजर्व्ड उसमें रह सकता है। वो जैसे मैंने बताया सस्पेंडेड एनिमेशन में चला जाता है, उसकी आयु वहीं पे रुक जाती है। सीमेन कलेक्शन के बाद अगर सीमेन को फ्रीज करना हो तो कलेक्शन के बाद अच्छा रहता है कि आधा घंटा के अंदर में वो जो सीमेन जो है वो लैब में आ जाए। मैं डॉक्टर हिमांशु रॉय गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना में डायरेक्टर एंड चीफ कंसल्टेंट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे स्पर्म फ्रीजिंग की। स्पर्म फ्रीजिंग क्यों करते हैं, इसका रोल मेल इनफर्टिलिटी और इवन फीमेल इनफर्टिलिटी में क्या है, कब कब ये फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, कैसे इसको हम लोग फ्रीज़ करते हैं, कैसे रखते हैं, कब तक रखते हैं, ये सब प्रोसेस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रशिया में हार्ट में काफ़ी मैंने हार्ट की सर्जरी जो होती है वो क्रायोबायोलॉजी के द्वारा करके हार्ट को रोक दिया जाता है, लेकिन वो हार्ट मरता नहीं है, तो उसमें भी काफ़ी ये टेक्निक का इस्तेमाल की जाती है। तो हम लोग अगर सीमेन के फ्रीजिंग के बारे में बात करें तो डोनर इंसेमिनेशन में स्पर्म्स जो रहते हैं डोनर्स के, वो हम लोग उसके द्वारा कोई डोनर अगर इंक्यूबेशन पीरियड में हो HIV के और हेपेटाइटिस के और वो जो ले रही है औरत उसको वो इन्फेक्शन नहीं लग जाए, इसलिए क्वारंटाइन करना ज़रूरी रहता है। जब 3 महीना 6 महीना क्वारंटाइन हो जाता है टाइम सीमेन रखे हुए, तो हम लोग डोनर की दोबारा टेस्ट करते हैं और दोबारा भी वो जब निकलता है कि नहीं उसके निगेटिव है, इसका मतलब कि पहले जो 6 महीना पहले वो दिया हुआ सीमेन जो था वो बिल्कुल ही डिजीज फ्री है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। स्पर्म क्वारंटाइन जो होता है उसमें ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है उससे बचने के लिए स्पर्म्स को क्वारंटाइन किया जाता है, ताकि हम लोग जिस समय जब सीमेन को इस सीमेन टैंक्स जो होता है, क्रायो टैंक्स उसको बोलते हैं, वो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर सीमेन को एक छोटे छोटे वायल्स में 1/2 ml के वायल्स में फ्रीज करते हैं। उसको करने के पहले मिलाते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट से कि ताकि वो बर्फ़ बनने की प्रक्रिया के दौरान जिसमें उसको हम लोग फ्रीज़ कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वो ख़राब नहीं हो। फ्रीज़ करना देखिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर छोड़ दिया जाए स्पर्म को तो वो 2 से 4 दिन के अंदर में वो मर जाएगा। तो उसको फ्रीजिंग के टेक्निक के द्वारा उसको हम लोग जिंदा ही रखते हैं उतने दिनों तक। इसको सस्पेंडेड एनिमेशन बोलते हैं कि मतलब जिंदा है बट कोई एक्टिविटी नहीं है, उसका सब एक्टिविटी रुक गया। तो इस जब हम लोग को ज़रूरत होती है डोनर इंसेमिनेशन की, तो इस सीमेन को हम लोग फिर उस कंटेनर से निकालते हैं। ये लिक्विड नाइट्रोजन में रखा हुआ रहता है जिसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट -170 डिग्री पे रहता है, तो उस टेम्परेचर पे ये सर्वाइव करता है। इसको निकाला जाता है 10-15 मिनट में, उसको धीरे धीरे वापस गर्म किया जाता है, 0 डिग्री से रूम टेम्परेचर पे लाया जाता है। लाने के बाद हम लोग स्पर्म्स को फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि भले ही क्रायो प्रोटेक्टेंट्स डाला गया हो लेकिन थोड़ा बहुत इंजरी फ्रीजिंग के प्रोसेस में, और जो उसको वापस हम लोग लाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसको थॉइंग बोला जाता है, थॉक होना। तो थॉइंग के प्रोसेस में थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, तो डालने के पहले स्पर्म को यूज़ करने के पहले एक बार दोबारा टेस्ट कर लिया जाता है कि इस प्रोसेस के दौरान, स्पर्म फ्रीजिंग के दौरान ये स्पर्म्स हम लोग डैमेज तो नहीं हो गए हैं और वो डालने लायक है कि नहीं क्वालिटी उसका। तो डोनर स्पर्म का यूज़ बिल्कुल ही अब गवर्नमेंट के द्वारा आईसीएमआर का रिकमेंडेशन है कि केवल क्वारंटाइन ही स्पर्म यूज़ किया जाए और इसके लिए सीमेन फ्रीजिंग के बिना ये संभव नहीं है। जो दूसरा प्रॉब्लम्स होता है जिसमें हम लोग को सीमेन फ्रीजिंग की ज़रूरत होती है वो होता है एब्सेंटी हस्बैंड्स, जिसमें कि हस्बैंड विदेश में रह रहा हो, आर्मी में है और उन लोग को छुट्टी नहीं मिल पा रहा हो किसी कारण से। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हस्बैंड को कभी और छुट्टी मिलती है, वाइफ को कभी और छुट्टी मिलती है, तो इसमें स्पर्म्स का यूज़ हम लोग लेते हैं और उसको फ्रीज करके हस्बैंड का सीमेन हम लोग रख लेते हैं। साथ ही साथ एक और कंडीशन होता है एंग्जाइटी के चलते, सिचुएशनल जो जिसको बोलते हैं सिचुएशनल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब कि जिस दिन ज़रूरत है हस्बैंड को अपना स्पर्म्स देने का इलाज के लिए, भले वो आईयूआई का प्रोसेस हो, आईवीएफ का प्रोसेस हो, उस दिन वो नर्वस होकर घबराहट के चलते वो नहीं दे पाता है स्पर्म और वो प्रक्रिया फेल हो जाता है। तो अगर किसी को पहले से इस बात का डर हो या कभी भी इलाज के दौरान ऐसा हुआ हो
तो इस प्रकार के भी पुरुष को हम लोग बोलते हैं कि आप बीच में कभी भी आप जब रिलैक्स फील करें उस दिन आप अपना सीमेन लेके आइए और हम लोग उसको स्टोर करके रख देंगे, फ्रीज कर लेंगे, ताकि जिस दिन ज़रूरत हो उस दिन अगर फ्रेश सीमेन नहीं भी मिलता हो तो इस सीमेन को हम लोग वापस निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इस कंडीशन के लिए भी सीमेन को फ्रीज किया जाता है। और IUI का प्रोसेस हो उसमें भी हम लोग सीमेन फ्रोजन सीमेन हस्बैंड का यूज़ कर सकते हैं। इक्सी अगर करना हो, हस्बैंड वहाँ पे नहीं है, बाहर रह रहा है, तो उसको उस समय भी हम लोग इस सीमेन को निकाल के उसके द्वारा इक्सी कर सकते हैं, इमसी कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस जो होता है इसमें फ्रोजन सीमेन का काफ़ी रोल होता है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो होता है युवाओं में या ऐसे वयस्क जिन्हें शादी हो गई है बट बच्चे नहीं हुए हैं, और इन लोगों को अगर कैंसर के तरह की बीमारी कोई भी होती है शरीर में, तो इस कंडीशन में बहुत ज़रूरी है कि उस कैंसर का इलाज करने के पहले स्पर्म्स को फ्रीज कर लिया जाए। इसलिए कि अगर एक बार मैंने बताया है कि जो कारण होते हैं पुरुष बांझपन के, उसमें कैंसर की जो दवाएं होती हैं वो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होता है, और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर में जहाँ स्पर्म्स बनते हैं वो बहुत ही मुलायम एक स्थान होता है जहाँ पे कि बहुत इजीली वो डैमेज हो सकता है। तो और इसके अलावा रेडिएशन अगर जो कि पड़ता है, साथ में कभी कभी किसी में तो सर्जरी करके टेस्टिस को भी निकालना पड़ता है, तो रेडिएशन के चलते, सर्जरी के चलते, तो ये सब करने के पहले अगर 1-2 सैंपल भी अगर ठीक से प्रिजर्व कर लिया जाए तो उसके द्वारा फ्यूचर में उस पुरुष का या उस लड़के का बाद में अगर वो अपना फैमिली चाहे तो वो बना सकता है और वो इससे बच सकता है। उसका सीमेन फ्रीज रहेगा जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती है या जब तक उसको फिर बच्चे के लिए प्लान नहीं करना पड़ता है। डेफिनेटली उसके बाद जब भी बच्चा उसको होगा तो उसको IUI या IVF या इक्सी के प्रोसेस के द्वारा जाना होगा, बट इन लोग का फर्टिलिटी प्रिजर्व हो जाता है। तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए इन लोगों में, कैंसर से ग्रसित लोगों में, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी इलाज जो करा रहा हो कैंसर संबंधित, उसे जरूर इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि उसका सीमेन फ्रीज कर लिया जाए इलाज के पहले। सीमेन एक बार फ्रीज करने पे वो 10 साल तक भी प्रिजर्व्ड उसमें रह सकता है। वो जैसे मैंने बताया सस्पेंडेड एनिमेशन में चला जाता है, उसकी आयु वहीं पे रुक जाती है, और जब इसको हम लोग वापस थॉ करते हैं, निकालते हैं, तो उसकी आयु जो है वह पूरा उसी समय से शुरू हो जाती है। तो इसमें दौरान इसमें कोई भी डैमेज नहीं होता है, तो स्पर्म्स को बहुत आराम से बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। सीमेन कलेक्शन के बाद अगर सीमेन को फ्रीज करना हो तो कलेक्शन के बाद अच्छा रहता है कि आधा घंटा के अंदर में वो जो सीमेन जो है वो लैब में आ जाए, ताकि वो प्रोसेस हम लोग कर सकें। लेकिन अगर कोई ऐसा कंडीशन है कि आधा घंटा में नहीं आ सकता है और मेल जो होता है पार्टनर वो हॉस्पिटल में सीमेन नहीं भी दे सकता है, अगल बगल में भी नहीं रहता है, दूर से भी आने पे अगर क्वालिटी स्पर्म्स का अच्छा रहे तो 2-3 घंटे तक भी स्पर्म्स अगर रहेगा तो वो रखा जा सकता है। और ये प्रक्रिया अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो गया है जबकि सीमेन का फ्रीजिंग किया जाने लगा था। बिहार में भी ह्यूमन फ्रीजिंग ऑलमोस्ट 25 साल पहले से हम लोगों ने शुरू किया था और काफ़ी सक्सेसफुली हो रहा है। और अब तो काफ़ी स्पर्म बैंक्स भी यहाँ खुल गए हैं जिसमें कि डोनर स्पर्म्स का यूज़ किया जाता है। तो सीमेन फ्रीजिंग एक निहायत ही जो कपल्स होते हैं जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ कपल्स के लिए ये काफ़ी बून बन के, वरदान बन के आया है।